हेलो एवरीवन। इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं पेमेंट सिस्टम के बारे में। बात को स्टार्ट करेंगे पेमेंट सिस्टम की डेफिनेशन से। जी, पेमेंट सिस्टम और कुछ नहीं, एक टेक्नोलॉजी है जो आपकी पेमेंट कराने में हेल्प कर रही है। यूपीआई की बात करें, आप सब करते हो ना, यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। वो क्या करती है? आपके अकाउंट से पैसे को डिडक्ट करती है क्योंकि आप पेमेंट करते हो, और जो रिसीवर है, बेनिफिशियरी है, उसके अकाउंट में पैसे को डाल देती है। तो आपने अपना पिन डाला और उसने पैसे को रिसीव कर आपको डिडक्ट हुआ, पैसे को रिसीव हुआ। बीच में जो टेक्नोलॉजी ने वर्क किया वो पेमेंट का सिस्टम है। हमारी गवर्नमेंट कहती है, देखो, पेमेंट सिस्टम एक इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका फंक्शनिंग सही तरीके से होना चाहिए, इसीलिए इसके ऊपर लॉस बनाए जाते हैं। हमारी गवर्नमेंट ने बोला हम इसके लिए लॉ बना रहे हैं, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007। ये पेमेंट सिस्टम सही तरीके से काम करे। अब इस एक्ट के अंदर बड़ी सारी बातें बोल दी गई। इसमें एक बोर्ड बनाया गया, सर्च के बारे में बोला गया, भाई जो पेमेंट सिस्टम चलाएगा उसको एप्लीकेशन देनी है कि भाई वो चला सकता नहीं चला सकता। फिर उसको बोला गया उसके ऊपर हम सर्च कर सकते हैं, उसको कुछ रिटर्न्स फाइल करनी होगी। फिर बोला जी, क्या कहते हैं, अगर कोई कॉन्ट्रावेंशन होगा, जो भी क्या कहते हैं पेमेंट सिस्टम के पार्टिसिपेंट्स हैं, तो हम उसके ऊपर पेनल्टी लगाएंगे। मॉनेटरी पेनल्टी हो सकती है, जेल में डाल देंगे। आप भी एक पेमेंट सिस्टम के पार्टिसिपेंट है। अगर आप पेमेंट कर रहे हैं ना, तो आप भी तो पार्टिसिपेंट है, आपने पेमेंट इनिशिएट करी। अगर आपने कुछ गलती करी, आपने चेक काट दिया जिसके अंदर आपके पास फंड्स नहीं थे, फिर भी आपने चेक को काट दिया, आपके अकाउंट से जब पैसे कटने की बारी आई, क्लियरिंग की बात आई, आपके अकाउंट में पैसे नहीं थे, तो उस केस में आपके ऊपर भी क्या कहते हैं पेनल्टी लग जाएगी। आपको भी जेल में जाना पड़ सकता है। आज का मुद्दा पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट और आरबीआई के रेगुलेशंस को पढ़ने का नहीं है। आज आप और मैं सिर्फ पेमेंट सिस्टम के बारे में पढ़ने। ये पेमेंट सिस्टम कितने टाइप के हैं, हमारे इंडिया के अंदर कितने टाइप के पेमेंट सिस्टम अभी काम कर रहे हैं, हम वो समझने के लिए हैं, ताकि हमें क्लैरिटी मिल सके। जब हम पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट को पढ़े तो हमें समझ में आए वो एक्ट क्यों बनाया गया, क्यों इंपॉर्टेंट है वो एक्ट। ठीक है ना? हाँ सर, समझ में आता है। आप पेमेंट सिस्टम को हमें समझाओ, पेमेंट सिस्टम के कितने कितने टाइप्स है, क्या क्या लिमिट है, एग्जाम रेलिवेंट बातें बताओ। लिमिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है ना एग्जाम के लिए, लिमिट्स को हम पढ़ने वाले हैं। आज का लेक्चर है हमारा नवंबर 23 का। क्या पता लिमिट्स में चेंज आए, तो आप उसको कंफर्म करेंगे अगर आप बाद में कभी लेक्चर देख रहे हैं। बात को स्टार्ट करेंगे, चलो आज का सेशन स्टार्ट करेंगे डेफिनेशन से। पेमेंट सिस्टम मींस अ सिस्टम दैट enables पेमेंट टू बी effected between a payer and a beneficiary। आप पैसे दे रहे हो, आप पैसे कर रहे हो, बेनिफिशियरी जो पैसे रिसीव करेगा, पेमेंट सिस्टम क्या करा रहा है, ये पेमेंट को इफेक्ट करा रहा है। ठीक है ना? इन्वॉल्विंग क्लियरिंग पेमेंट एंड सेटलमेंट सर्विस। क्लियरिंग की बात करें तो क्लियरिंग का मतलब फाइनल चेक होता है। हाँ जी, सब कुछ ओके हो गया, पेमेंट करी जा सकती है। क्लियरिंग ओके जी, क्लियर हो गया, सारी की सारी बातें ओके हैं, जो जो क्या कहते हैं प्रोसीजर को फॉलो कर रहा था वो हो गया। फिर बात आती है आपकी पेमेंट और सेटलमेंट की, एक्चुअल में पैसा काट के जमा कराया जाता है। ठीक है ना? इसके अंदर बोला पेमेंट सिस्टम के अंदर स्टॉक एक्सचेंज नहीं आते। स्टॉक एक्सचेंज को बोला जी वो अलग है, वो कैपिटल मार्केट के पार्टिसिपेंट है, वो ध्यान रखेंगे इसके अंदर। स्टॉक एक्सचेंज के अंदर आप पैसे देते हो, फिर स्टॉक्स क्लियर और क्या कहते हैं सेटलमेंट वगैरह होता है, उसमें शेयर्स डिबेंचर्स वगैरह वो मिलता है। बोला पेमेंट सिस्टम के अंदर ये नहीं आता। पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट उस स्टॉक एक्सचेंज पे नहीं लगेगा, छोड़ो उसको। चलो, पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर की बात करें तो इधर से आपको काफी क्लैरिटी मिलने वाली है। पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर की बात करें, पहला आता है क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। सर ये कौन सी पेमेंट करा रहा है? तो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज के रिस्पेक्ट में पेमेंट करा रहा है। आप पैसा देते हो, गवर्नमेंट के पास जाता है, या आपको सिक्योरिटीज देता है। वहीं अगर बात करें पेमेंट सिस्टम के अंदर, जो सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तो ऑब्वियसली है, उसके बाद आती है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और क्या कहते हैं इंडियन बैंक एसोसिएशन ने मिलकर बनाई थी। आज के दिन पे अगर बात करें, ये एनपीओ है जो बड़े सारे पेमेंट सिस्टम लेकर आई है। इसके अंदर अभी की बात करें तो अराउंड 65 शेयर होल्डर्स हैं, जो मतलब बैंक ही है, अलग अलग बैंक है, इंडियन बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, मल्टीनेशनल बैंक, सब इसके शेयर होल्डर है। ठीक है ना? तो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई। फेमसली इसको जानना क्या, जब ये यूपीआई लेकर आया ना, यूपीआई भी इसी का पेमेंट सिस्टम है। बड़े सारे पेमेंट सिस्टम है, इसके बाद एनएसीएच है, आईएमपीएस है, बड़े सारे पेमेंट सिस्टम पढ़ेंगे इसको आज हम। ठीक है? कार्ड पेमेंट नेटवर्क की बात करें तो आप सबको पता होगा, पहले जो डेबिट कार्ड आते थे, डेबिट कार्ड तो बैंक इशू करता है, बट उसके अंदर पेमेंट सिस्टम प्रोवाइड करता था वीजा मास्टर कार्ड, अभी भी करता है वीजा और मास्टर कार्ड। ये क्या कहते हैं, अमेरिकन कंपनीज कहते हैं जी हमारा पास सारी टेक्नोलॉजी है, हम पेमेंट्स कराएंगे। बट धीरे धीरे हमारे इंडिया ने भी राइज करा और बोला हम इनको क्यों कमीशन दे रहे हैं, पेमेंट करवाने का, पेमेंट सिस्टम की फैसिलिटी देके कुछ ना कुछ पैसा चार्ज करेंगे ना, कह रहे इनको क्यों पेमेंट करना। तो कार्ड नेटवर्क के अंदर हमने अपना कार्ड भी लगा दिया, रूपे कार्ड। रूपे कार्ड कौन लेकर आया? एनपीसीआई। एनपीसीआई रूपे कार्ड लेकर आया। और पब्लिक सेक्टर बैंक को, मतलब अनऑफिशियली, देखो गवर्नमेंट के अंदर तो पुश होगा ना कि हमारे इंडियन कार्ड को पुश करा जाए, तो रूपे कार्ड को पुश करने लग गए। ठीक है ना? आप पब्लिक सेक्टर बैंक में जाएंगे तो आपको वीजा या मास्टर कार्ड नहीं देंगे, आपको मिलेगा रूपे का कार्ड। ठीक है ना? चलो,
क्रॉस बॉर्डर मनी ट्रांसफर की बात करें तो क्रॉस बॉर्डर मनी ट्रांसफर में कौन सा पेमेंट सिस्टम है, तो वो है पेपैल। एग्जांपल है पेपैल। पेपैल का आता है ना आपके क्या कहते हैं इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन। ठीक है जी। एटीएम के नेटवर्क्स हो गए, आप एटीएम के थ्रू भी पेमेंट्स कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, ये एक तरह के डेबिट कार्ड्स का टाइप है, मतलब अलग है, एकदम भी सेम ही नहीं है, बट इसके अंदर आपको पैसे को लोड करना पड़ता है, ठीक है ना। प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट में आपका कोई अकाउंट नहीं खुलता, कोई सेविंग अकाउंट करंट अकाउंट नहीं होता, आप किसी और अकाउंट से उस कार्ड के अंदर पैसे डालते हो प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट के अंदर, ठीक है ना। व्हाइट लेबल एटीएम हो गए, जो मतलब किसी बैंक के नहीं है, अपना इंडिपेंडेंटली मतलब एटीएम है जिसमें बड़े सारे बैंक्स के अंदर से आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। इंस्टेंट मनी ट्रांसफर हो गया। ट्रेड्स, ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम, ये भी एक पेमेंट सिस्टम है। आपका भारत बिल पेमेंट सिस्टम भी एक पेमेंट सिस्टम है, ठीक है ना। चलो, डिफरेंट पेमेंट सिस्टम को अब हम पढ़ने वाले लिमिट के साथ, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सबसे बड़े पेमेंट सिस्टम जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ओन करता है और ऑपरेट करता है। सबसे पहले पेमेंट तो आरबीआई कराएगा ना, पहले की बात। अब तो धीरे धीरे एनपीसीआई क्या कहते हैं पेमेंट सिस्टम लेके आता जा रहा है नए नए। पहले के पेमेंट सिस्टम, इंपॉर्टेंट पेमेंट सिस्टम की बात करें, आरटीजीएस, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। अगर रियल टाइम से मतलब समझ आ रहा है ना, फटाफट ट्रांजेक्शन अभी की अभी हो जाएगी रियल टाइम बेसिस पे। ग्रॉस सेटलमेंट की बात करें तो इसमें नेटिंग नहीं होगी। ग्रॉस का मतलब इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन की, मतलब क्या कहते हैं पेमेंट्स होगी या रिसीवेबल्स होंगे, जो भी होगा ग्रॉस लेवल पे होगा, ट्रांजेक्शन बाय ट्रांजेक्शन, नेटिंग का काम नहीं होगा। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट इज अ सिस्टम वेयर देयर इज कंटिन्यूअस एंड रियल टाइम सेटलमेंट ऑफ फंड ट्रांसफर इंडिविजुअली ऑन अ ट्रांजेक्शन बाय ट्रांजेक्शन बेसिस विदाउट नेटिंग। इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, 24/7 365 बेसिस पे काम करते हैं। पहले टाइमिंग होती थी इसकी, कोई टाइमिंग नहीं अब। नो कैप, कोई लिमिट नहीं है, मैक्सिमम लिमिट जितना मर्जी ट्रांसफर करो, बट मिनिमम ट्रांजेक्शन की लिमिट है जो कि है 2 लाख रुपीज। 2 लाख रुपीज ये बनाया लार्ज वैल्यू ट्रांजेक्शन के लिए गया रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम, ठीक है। अगर बात करें एक यूनिक फीचर की, तो इसके अंदर एक यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर इशू होता है, यूटीआर नंबर, जो कि 22 कैरेक्टर कोड है। उसको चेक करके आप आरटीजीएस के सिस्टम में अपनी पेमेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं ना। ठीक है जी। चलो जी, ओके जी, ओके जी। इंस्टेंट आपकी ट्रांजेक्शन होगी रियल टाइम बेसिस पे। वहीं बात करें एक और सिस्टम जो क्या कहता है हमारा आरबीआई चलाता है, वो है एनईएफटी। सर आरटीजीएस के लिए 2 लाख की लिमिट थी मिनिमम क्या कहते हैं ट्रांजेक्शन करने की, उससे कम करना तो क्या करें, एनईएफटी कर लो, जिसके अंदर कोई भी लिमिट नहीं है मिनिमम या मैक्सिमम। बट इसके अंदर रियल टाइम बेसिस पे काम नहीं चल रहा, यहाँ पर हाफ आवरली बैचेस चलते हैं, उसके ऊपर आपकी सेटलमेंट होती है। एनईएफटी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर इज अ नेशन वाइड सेंट्रलाइज्ड पेमेंट सिस्टम ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय आरबीआई। इसकी बात करें कोई लिमिट नहीं है, राउंड द क्लॉक है, 24/7 365 है। पहले इसकी भी टाइमिंग थी जिसको हटा दिया गया, क्या राउंड द क्लॉक काम चलेगा। द सेटलमेंट ऑफ फंड हैपन ऑन हाफ आवरली बेसिस। परफेक्ट जी, मजा आ गया। पेमेंट सिस्टम की बात करेंगे जो एनपीसीआई क्या कहते हैं ऑपरेट करता है, ओन करता है। सबसे पहला है आपका रुपे कार्ड। नॉर्मल कार्ड ट्रांजेक्शन जो कार्ड वाले आपके वीजा मास्टर कार्ड, वैसे ही रुपया है। रुपए हमारा खुद का है, जिसके अंदर अगर कार्ड ट्रांजेक्शन की मैं बात करूं तो यहाँ पे कुछ क्या कहते हैं एक आधी लिमिट हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लगा रखी है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, प्री पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स के रिस्पेक्ट में डायरेक्शन निकाली है, जिसमें से कोई स्पेसिफिक लिमिट नहीं है डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड की, बट उसकी डेफिनेशन हम पढ़ने वाले हैं। प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर भी एक पर्टिकुलर पॉइंट में लिमिट लगा रखी है। चलो पढ़ते हैं पहले। डेबिट कार्ड के रिस्पेक्ट में क्या बोला, डेफिनेशन, इज ए फिजिकल और वर्चुअल पेमेंट इंस्ट्रूमेंट। एक इंस्ट्रूमेंट है, इसका एक आइडेंटिफिकेशन होता है स्पेसिफिक, आपका बड़ा सारा नंबर लिखा होता है ना, इसमें बहुत बड़ा नंबर लिखा होता है, वो आइडेंटिफिकेशन के लिए। लिंक्ड टू अ सेविंग और करंट अकाउंट। डेबिट कार्ड का मतलब ये है कि आपके सेविंग या करंट अकाउंट से वो लिंक्ड है। पैसे को विड्रॉ करो, क्या कहते हैं ट्रांजेक्शन शॉपिंग वगैरह करो, पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल पे जाके आप क्या कहते हैं पेमेंट्स वगैरह कर लो, ऑनलाइन पेमेंट कर दो, आपको ओटीपी आ जाएगा ना, तो डेबिट कार्ड वो हो गया। वही अगर क्रेडिट कार्ड की बात करें तो वो भी फिजिकली वर्चुअल पेमेंट इंस्ट्रूमेंट है, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन उसके भी, उसके पास भी नंबर होगा बहुत बड़ा। ये इशू करा जाता है विद द प्री अप्रूव्ड क्रेडिट रिवॉल्विंग क्रेडिट लिमिट। डेबिट कार्ड में सेविंग करंट अकाउंट से पैसे काट रहे हैं आपके। क्रेडिट कार्ड की बात करें तो एक रिवॉल्विंग क्रेडिट लिमिट है, आपको 1 लाख रुपए की लिमिट दे दी गई, आप खर्चा करो, क्या कहता है वो कम होती रहेगी, पेमेंट कर दोगे आप बिल की, क्रेडिट कार्ड के बिल की पेमेंट कर दोगे, फिर से लिमिट 1 लाख रुपए हो जाएगी ना, रिवॉल्व करके फिर से बढ़ा देंगे, ठीक है। फिर आए आपके प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट। अब प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट की बात करें, कोई क्या कहते हैं सेविंग और करंट अकाउंट से डायरेक्टली लिंक नहीं है, किसी और अकाउंट, कोई और सेविंग अकाउंट से क्या कहता है आप इसमें पेमेंट डालते हो, किसी और पेमेंट मेथड को यूज करके, आप यूपीआई को यूज करके क्या कहते हैं इसके अंदर पैसा लोड करते हो। इंस्ट्रूमेंट्स दैट फैसिलिटेट परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज, रेमिटेंस अगेंस्ट द वैल्यू स्टोर्ड इन देम, उसके अंदर पैसा डाल देगा, फिर आप उससे परचेज और सेल्स वगैरह कर सकते हो, परचेज सॉरी जो परचेज कर सकते हैं।
पीपीआई को अगर बात करें तो दो पार्ट में डिवाइड करा गया, स्मॉल पीपीआई और एक फुल केवाईसी पीपीआई, नो योर कस्टमर जिसका हो रखा है। स्मॉल पीपीआई की बात करें तो वहां पे सिर्फ परचेजिंग का काम चल सकता है और कुछ नहीं, गुड्स या सर्विसेज को परचेज कर लो। अगर फुल केवाईसी पीपीआई की बात करें तो उस केस के अंदर आप विड्रॉ भी कर सकते हो, उसमें विड्रॉ भी अलाउड है। पढ़े जी, स्मॉल पीपीआई क्या है? इशूड बाय बैंक्स एंड नॉन बैंक फॉर ऑब्टेनिंग मिनिमम डिटेल्स ऑफ द पीपीआई होल्डर, दे शैल बी यूज फॉर ओनली परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, नो विड्रॉल अलाउड स्मॉल पीपीआई के केस के अंदर। स्मॉल प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, फंड ट्रांसफर और कैश विड्रॉल फ्रॉम सच पीपीआई शैल नॉट बी परमिटेड, ठीक है। स्मॉल पीपीआई कैन बी यूज। सर ये क्यों आ रहा है, क्यों बनाया जा रहा है जी? इसके अंदर आपको प्रमोशनल ऑफर वगैरह मिलते हैं ना, आप इसमें हमारा एक इंस्ट्रूमेंट ले लो, कुछ डिस्काउंट मिलेंगे वगैरह मिलेंगे, तो अलग एक मेथड है पेमेंट करने का, ठीक है। अगर फुल केवाईसी हो रखी है आपकी पीपीआई की, प्रीपेड जो पेमेंट इंस्ट्रूमेंट है, तो उसके अंदर विड्रॉल्स भी अलाउड रहेंगे, ठीक है ना। चलो जी, अगर बात करें एक लिमिट की, ये कैश विड्रॉल की लिमिट लगाई गई। सर हमारे तो बैंक ने लिमिट लगा रखी कैश विड्रॉल की, क्या कहते हैं, एटीएम से। जी वो आपके बैंक की लिमिट है, आरबीआई कुछ नहीं बोलता। जो बैंक है वो अपने आप डिसाइड करता है जी हमें ज्यादा क्या कहते हैं विड्रॉ अलाउ नहीं करना, फंक्शनिंग वगैरह देखनी है, मेंटेन करके चलना है, तो वो बैंक की लिमिट है, आरबीआई की लिमिट नहीं है। बट आरबीआई ने एक लिमिट लगा रखी है कि अगर आप डेबिट कार्ड या फुल केवाईसी प्रीपेड कार्ड से पैसे निकालते हो, किस किस टर्मिनल से? पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल से। पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल जब आप परचेजिंग करने जाते हो ना, मशीन होती है ना, तो पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल से अगर आप पैसे निकलवाते हो किसी से, तो उस केस के अंदर लिमिट है, एटीएम नहीं, पॉइंट ऑफ सेल पीओएस की जो मशीन है वहां से। तो बोला कि एक ट्रांजेक्शन में 2,000 रुपए और मंथली 10,000 रुपए वहां से निकलवा सकते हो, ठीक है ना, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या आया, क्रेडिट कार्ड भी नहीं है, डेबिट कार्ड और फुल केवाईसी प्रीपेड कार्ड, जिसके अंदर पीओएस टर्मिनल के ऊपर लिमिट लगाई गई। मजा आ गया जी, मजा आ गया। एक और आपका नया पेमेंट सिस्टम आया। हर पेमेंट सिस्टम का एसेंस को समझेंगे, क्यों आएगा जी, क्या पर्पस था इसका। ये देखिए जी, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड भी समझ में आ गया, अच्छा मतलब क्या कहते हैं, कार्ड के थ्रू पेमेंट हो जाती थी पहले, जब यूपीआई वगैरह नहीं था, अभी भी कार्ड चलते हैं, ऑफर्स वगैरह आते हैं, वो तो अलग बात है, ऑफर से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें देखना पेमेंट सिस्टम में बढ़िया काम किया है। चलो, आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम की बात करेंगे, तो ये स्पेसिफिकली लाया गया गाँव के अंदर जहां पर क्या कहते हैं बैंक्स नहीं है, तो वहां पर बैंक के कॉरस्पॉन्डेंट जाके बैंकिंग की सर्विसेज दे पाए। आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम प्रोवाइड करा गया, जिसके अंदर वो कैश का विड्रॉ आधार के यूज से कर सके, कैश का मतलब डिपॉजिट कर सके, कुछ ट्रांसफर कर सके। पढ़ते हैं जी क्या लिखा, एईपीएस इज अ बैंक लेड मॉडल which allows online interoperable financial transaction at POS। इनको भी मशीन दी गई जिसको बोला गया पॉइंट ऑफ सेल या माइक्रो एटीएम थ्रू द बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, जिसको बैंक मित्र भी बोला जाता है, मित्रा ऑफ अ बैंक यूजिंग आधार ऑथेंटिकेशन। आधार से ऑथेंटिकेशन होगा तभी जाके पेमेंट्स या फिर आपके अकाउंट के अंदर कितना बैलेंस है वो बताया जाएगा, जिसमें बैंकिंग सर्विसेज दी जाती है, कैश डिपॉजिट की, कैश विड्रॉल की, बैलेंस इंक्वायरी, स्टेटमेंट देख लो अपनी, आधार टू आधार फंड ट्रांसफर कर लो अपना, भीम आधार पे कर लो। तो इसकी अगर ट्रांजेक्शन कॉस्ट की बात करें, जब भी आप इसको यूज करेंगे तो कस्टमर के लिए कोई कॉस्ट नहीं है, देयर इज नो सच लिमिट सेट बाय आरबीआई। अगर आरबीआई की बात करें तो उसने कोई लिमिट सेट नहीं कर रखी, बट ये जो पेमेंट सिस्टम है वो एनपीसीआई ने प्रोवाइड कर रखा है, तो एनपीसीआई ने भी लिमिट को सेट कर रखा है। एनपीसीआई हैज सेट अ मैक्सिमम ट्रांजैक्शन लिमिट ऑफ 10,000 रुपीज ऑन सिंगल एपीएस फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। वहीं बात करें मंथली लिमिट की, तो मंथली लिमिट है 50,000 रुपीज की। एपीएस कैश विड्रॉल एंड भीम आधार पे ट्रांजेक्शन, कैश विड्रॉ या फिर साथ में अगर आप ट्रांजेक्शन वगैरह करें, क्यूमुलेटिव लिमिट बनाएगी 50,000 पर मंथ की, ठीक है ना। डिपॉजिट की लिमिट नहीं है, आपके विड्रॉल या पेमेंट ट्रांजेक्शन की लिमिट है। चलो, एक आया आपका आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम। ये सर कैसे अलग है आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम से, कैसे अलग है, क्या पर्पस था? आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम स्पेसिफिकली बनाया गया डीबीटी के लिए, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के अंदर जो सब्सिडी ट्रांसफर करी जाती है वो इस पेमेंट सिस्टम को यूज करके करी जाती है। आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम इज यूज्ड बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एजेंसीज फॉर द ट्रांसफर ऑफ द बेनिफिट्स एंड सब्सिडीज अंडर डीबीटी स्कीम। मजा आ गया जी स्पेसिफिकली। इसके अंदर अगर बात करें एक यूनिक नंबर की, तो इंस्टीट्यूशन आइडेंटिफिकेशन नंबर इशू करा जाता है, जिससे आपका डीबीटी के सारे ट्रांसफर होते हैं, ठीक है। एक आया आपका पेमेंट सिस्टम जो कि है आईएमपीएस। ये आईएमपीएस जो क्या कहते हैं लाया गया आपका ऑनलाइन पेमेंट का जरिया, वो तब लाया गया था जब यूपीआई नहीं थे, और इसको लाने का पर्पस ये था कि हम मोबाइल के थ्रू पेमेंट्स कर सके, मोबाइल के थ्रू आपकी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हो सके। अगर आईएमपीएस की बात करें तो उसके अंदर एक मोबाइल मनी आइडेंटिफायर नंबर मिलता था, रजिस्ट्रेशन वगैरह कराना पड़ता था। आप मोबाइल के थ्रू क्या कहते हैं पेमेंट्स वगैरह कर सकते हैं, मोबाइल इंटरनेट एटीएम एसएमएस वगैरह, वैसे आपको सारी की सारी क्या कहते हैं सर्विसेज बैंकिंग की दी जाएगी।
इसके अंदर जो डेली लिमिट थी ट्रांजेक्शन की वो थी 5 लाख रुपीज, अभी भी है, ठीक है ना, पढ़ते हैं। आईएमपीएस प्रोवाइड रोबस्ट रियल टाइम ट्रांसफर ऑफ फंड्स। अच्छा याद रखेंगे रियल टाइम है, आईएमपीएस भी रियल टाइम है। एनएस जो अभी हमने पढ़ा था क्या कहते हैं एनईएफटी, उसके अंदर हाफ आवर्ली बैचेस थे विच ऑफर इंस्टेंट 24/7 इंटरबैंक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर ऑफ सर्विसेज दैट कुड बी एक्सेस ऑन मल्टीपल चैनल्स लाइक मोबाइल, इंटरनेट, एटीएम, एसएमएस। अलग अलग तरीके से आप आईएमपीएस को एक्सेस कर सकते हैं। इसकी भी लिमिट की अगर बात करें तो 5 लाख है। रेलिवेंट क्यों है ये? क्योंकि यूपीआई की बात करें तो यूपीआई की लिमिट अभी भी 1 लाख रुपीज है। अगर आपको उससे ज्यादा की पेमेंट करनी है तो आप आईएमपीएस का यूज करके ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। ठीक है जी। एक आया आपका एनएसीएच। ये एनएसीएच पेमेंट सिस्टम से सुना सुना लग रहा है। हमने अपनी बैंक की स्टेटमेंट में देखा, हमारी सैलरी आती है तो उस पे एनएसीएच लिखा होता है, या फिर क्या कहते हैं हमारी कोई ईएमआई कटती है उस पे एनएसीएच लिखा होता है। तो ये है नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। इसका क्या मतलब है? यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपकी पेमेंट डिडक्ट हो जाएगी। अगर आपकी ईएमआई वगैरह है, या फिर आपकी कोई पेंशन आती है, किसी की सैलरी आती है, तो ऑटोमेटिकली एक डेट पर उनके स्पेसिफिक पेमेंट्स आ जाएंगी। तो ये ऑटोमेटिक, क्योंकि बल्क ट्रांजेक्शन है, ये इसका यूएसपी है कि बल्क ट्रांजेक्शन कर सकते हैं एनएसीएच के थ्रू। आपको मैंडेट देना होता है कि हाँ जी इतना पैसा काट सकते हैं, तो उतना पैसा आपका कटेगा, मैंडेट जितना आपने का दिया होगा, ठीक है ना। नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस फॉर बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कॉर्पोरेट, गवर्नमेंट, अ वेब बेस्ड सोल्यूशन टू फैसिलिटेट इंटर बैंक, अंडरलाइन करेंगे, हाई वॉल्यूम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन विच आर रेपिटेटिव एंड पीरियोडिक इन नेचर। अब NACH system can be used for making bulk transaction towards distribution of subsidies, dividend, interest, salary, pension। क्या कहते हैं बैंक वगैरह सारे के सारे पेमेंट ऐसे कर देंगे आपको, सैलरी का पेमेंट, पेंशन का पेमेंट, क्या कहते हैं जो जो रिपीटेटिव नेचर का है। तो NACH के अंदर मैंडेट देके आप उसको क्या कहते हैं सेट करवा सकते हैं। NACH एक सिंपलर वे है। अगर इसकी बात करें डेबिट की लिमिट क्या है, तो ये लिमिट अभी एनहांस करके सितंबर 23 में 1 करोड़ रुपीस की करी गई है, अगर आप मैंडेट देते हो। पहले इसके अंदर भी अलग अलग तरीके से जो मैंडेट दिया था, फिजिकल मैंडेट अगर देते हैं ना फॉर्म साइन करके, जब आप ईएमआई कराते हो अपनी बाइक की, अपनी कार की, तो वहाँ पे फिजिकली आप साइन करते हो, सब कुछ फॉर्म भरते हो एनएसीएच का कि हाँ आपका क्या ऑटोमेटिक पैसा काट लिया आपका, तो उसके अंदर आप कहते हो तो हाँ जी काट लो और लो साइन। तो उसके अंदर लिमिट लगाइए फिजिकल मैंडेट की 1 करोड़ रुपीस पर ट्रांजेक्शन की, ठीक है ना। तो ये लिमिट पहले, अच्छा एक ई साइन ई मैंडेट होता था, तो उसकी लिमिट वगैरह अलग थी, जिसको अब मिला के 1 करोड़ रुपए कर दिया गया, ठीक है ना, सबकी लिमिट 1 करोड़ रुपए। मैक्सिमम जो मैंडेट दिया जा सकता है वो 30 ईयर्स तक का दिया जा सकता है, ठीक है ना। और साथ ही साथ जो आप मैंडेट यूज करते हो, आपकी क्या कहते हैं नेटफ्लिक्स की पेमेंट के लिए, आप जो यूज करते हो क्या कहते हैं अपना क्या कहते हैं प्राइम वगैरह, जो भी आपने सब्सक्रिप्शन वगैरह ले रखे हैं, तो वो एक एक यूपीआई ऑटो पे होता है, तो उसके अंदर भी लिमिट 15,000 है। ऐसे ही एक 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन होती है ई मैंडेट के अंदर, एनएसीएच के अंदर भी। देखो यूपीआई अलग पेमेंट सिस्टम है, उसमें भी ऑटो पे है, 15,000 की जिसमें लिमिट है। और एनएसीएच में भी एक ई मैंडेट है, जिसमें आप क्या कहते हैं आधार, पैन, कस्टमर आईडी, बैंक का कस्टमर आईडी होता है, पैन होता है, आधार होता है, इसके थ्रू आप 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन से भी एक मैंडेट लगा सकते हैं, ठीक है ना। आधार के थ्रू ही चल रहे, एक तरह का ओटीपी वेरीफाई कर रहे हैं। पहले आपसे आधार, पैन या कस्टमर का आईडी नंबर मांगा जाएगा, वो आपने सही दे दिया, फिर आपके मोबाइल पे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा। इसको ई मैंडेट बोला गया, जिसके अंदर भी लिमिट है 15,000 रुपीज, ठीक है ना। ई मैंडेट इसके अंदर लिमिट है आपकी 15,000 रुपीज। इसके अलावा जो और तरीके हैं, एक आपका एपीआई का तरीका होता है, एक ई साइन करके मैंडेट होता है, एक फिजिकल मैंडेट होता है, उसके अंदर आपकी लिमिट है 1 करोड़ रुपीज। ओके जी, ठीक है। यूपीआई की बात करेंगे जी, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस बहुत ज्यादा क्या कहते हैं पॉपुलर, बड़े सारे लोग इसका यूज कर रहे हैं। कितनी मतलब नंबर्स में इसकी ट्रांजेक्शन होती है, तो बोला भी 24/7 365 डेज ये काम करेगा। इसकी जो मतलब क्या कहते हैं, अगर आईएमपीएस से इसको कंपेयर करो, सर आईएमपीएस भी तो मोबाइल पर ट्रांजेक्शन कर रहा है, तो आईएमपीएस की अगर आप बात करें तो वो क्या कहते हैं आपके बैंक की वो क्या कहते हैं उसमें ट्रांजेक्शन होती थी, मतलब आप अपने बैंक अकाउंट, एक बैंक अकाउंट को उसमें दिखा सकते थे, अपने बैंक के अकाउंट में जाते हैं, उसका लॉगिन वगैरह करते हैं, फिर वहां से आईएमपीएस करते हैं। बट अगर यूपीआई की बात करें, उसमें 3 बैंक आप लिंक करा लो अलग अलग, और किसी से भी पेमेंट कर दो, किसी से भी आप ट्रांजेक्शन चेक कर लो कि कितना बैलेंस है आपका। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को यूनिफाई कर दिया गया ना, द सिस्टम दैट प्रोवाइड्स मल्टीपल, फिर से अंडरलाइन करेंगे, मल्टीपल बैंक अकाउंट इनटू अ सिंगल मोबाइल एप्लीकेशन। अलग अलग बैंक आ जाते हैं ना, नहीं तो आईएमपीएस के लिए तो आपको स्पेसिफिक एक बैंक की क्या कहते हैं एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहां से पेमेंट करनी पड़ती, तो बोला एक ही यूपीआई के अंदर अलग अलग बैंक के आपके आ जाएंगे, ठीक है। मर्जिंग सेवरल बैंकिंग फीचर, सीमलेस फंड रूटिंग, मर्चेंट पेमेंट इनटू वन हुड, एक ही हुड के अंदर यूपीआई में वो आ गए, ठीक है।
सिंगल मोबाइल एप्लीकेशन है, इसमें यूपीआई का पिन होता है जो 4 या 6 डिजिट का हो सकता है। अलग-अलग बैंक अलग-अलग यूज़ करते हैं ना। आपका अगर बात करें एचडीएफसी वो 4 पे चल जाता है, 6 की बात करें तो एक्सिस बैंक है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड है, वो 6 डिजिट वाला करते हैं, ठीक है। यूपीआई लिमिट की बात करें तो आपका जो क्यूआर जो इंटेंट लिंक होता है ना, क्या कहते हैं, शेयर इंटेंट लिंक एंड पे, या फिर कोई आपको क्यूआर कोड भेज देता है, आपको क्या कहते हैं व्हाट्सएप करके, तो वहां से जो आप पेमेंट कर सकते हो स्कैन करके, आप वहां पे जाओगे अपनी गैलरी में खोलोगे कि हाँ भाई क्यूआर आया, उसको चेक करता हूँ, पेमेंट करता हूँ मैं 1 लाख रुपीज की। नहीं कर पाओगे, उस केस में लिमिट है 2000 रुपीज, ठीक है ना। तो आपको कोई लिंक भेज के बोले और क्या कहते हैं क्यूआर कोड शेयर करे, तो वहां पर लिमिट है 2000 रुपीज। वैसे लिमिट है 1 लाख रुपीज। आप नंबर वगैरह डालो, अकाउंट नंबर डालो, लाख रुपए दे दो। और स्पेसिफिकली लिमिट को 2 जगह बढ़ा रखा है। 2 लाख की लिमिट आपका कैपिटल मार्केट की कोई ट्रांजेक्शन है, कलेक्शन है, इंश्योरेंस है, फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस है, तो यहाँ पर लिमिट 2 लाख कर रखी है। 2 जगह लिमिट 5 लाख कर रखी है, जो है आईपीओ और रिटेल डायरेक्ट स्कीम। रिटेल डायरेक्ट स्कीम के अंदर आप गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को सब्सक्राइब कर सकते हो, तो उसकी लिमिट रखी गई है 5 लाख पर ट्रांजेक्शन। रट्टा मारे की क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। यूपीआई की बात करें तो यूपीआई के अलग-अलग फीचर्स लाए गए। आजकल आप बड़ी एड सुन रहे हो कि ₹500 की पेमेंट के लिए नो पिन रिक्वायर्ड, तो वो यूपीआई का क्या कहते हैं लाइट है। तो यूपीआई का लाइट है, इसके अंदर अलग-अलग सॉल्यूशंस को यूज करके ₹500 तक की ट्रांजैक्शन है, तो कोई आपका पिन की रिक्वायरमेंट नहीं है। ऐसे ही आपके कार्ड के अंदर भी जो स्मॉल वैल्यू डिजिटल पेमेंट होती है ना, ऑफलाइन ट्रांजैक्शन, उसमें भी ₹500 तक की आपकी ट्रांजैक्शन आराम से हो सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके अंदर भी बिना मतलब पिन वगैरह से पेमेंट हो जाती है। ऐसे यूपीआई 123 पे है, जिसके अंदर आपका क्या कहते हैं, ये इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स है, फोन के थ्रू पेमेंट करा रहे हो आप, ठीक है ना। यूपीआई 123 पे इज एन इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम फॉर फीचर फोन, फोन करेंगे जी आप। यूजर कैन यूज यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस पेमेंट सर्विसेज इन अ सेफ एंड सिक्योर मैनर थ्रू यूपीआई 123 पे। द फीचर फोन यूजर कैन, स्मार्टफोन नहीं फीचर फोन, पता है ना 123 कीपैड वाले, will now be able to undertake a host transaction based on 4 technology alternatives. They include IVR interactive voice response, ऐप फंक्शनैलिटी ऑफ फीचर फोन जो उसके अंदर आ जाएगा, मिस्ड कॉल बेस्ड अप्रोच की कितना आपका क्या कहते हैं बैलेंस वगैरह है, क्लोज प्रॉक्सिमिटी साउंड बेस्ड क्या कहते हैं सिस्टम। इसके बारे में स्पेसिफिक तो भी नॉलेज नहीं है। इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स होता है कि भाई वो फोन के ऊपर जो बात हो जाएगी उसके हिसाब से पेमेंट वगैरह हो जाएगी। यूज नहीं करा जी कभी मैंने, ठीक है। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन आप सबने यूज कर रखा है फास्ट टैग, तो इसके लिए नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन का पेमेंट सिस्टम बनाया गया, जिसके थ्रू पेमेंट्स कलेक्ट करी जाएंगी। आप जब भी गाड़ी लेके जाओगे, आपके फास्ट टैग में जो RFID होगा वहां से पैसे डिडक्ट हो जाएंगे, और क्या कहते हैं इस ये वाला पेमेंट सिस्टम जो कंसर्न क्या कहते हैं टोल का कलेक्टर है उनको पैसे प्रोवाइड कर देगा, ठीक है जी। एक आया आपका CTS, चेक ट्रंकेशन सिस्टम। अगर बात करें तो इसके अंदर क्या होता है, जो आपका फिजिकल चेक होता है क्लियरिंग के लिए जाता है, तो कभी ना कभी उसको डिजिटल फॉर्म में करवाना कन्वर्ट करना पड़ता है। तो वो जो फिजिकल फॉर्मेट है उससे जब डिजिटल में कन्वर्ट हो जाता है इमेज वगैरह बना के, तो उसको फाड़ दिया जाता है। तो डिजिटल जो कन्वर्ट होता है उसको चेक ट्रंकेशन कहते हैं। तो चेक ट्रंकेशन इज अ चेक क्लियरेंस सिस्टम दैट इन्वॉल्व्स द डिजिटाइजेशन ऑफ फिजिकल पेपर चेक इनटू अ सब्स्टिट्यूट इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ ट्रांसमिशन टू द पेइंग बैंक, ठीक है ना। भारत बिल पेमेंट सिस्टम की बात करें तो ये पेमेंट सिस्टम आपके वो ऑटोमेटिक क्या कहते हैं बिल की पेमेंट के लिए बना है। आप जी डाल दे क्या कहते हैं अपने यूपीआई के अंदर भी यूज कर ले इसको, हाँ जी पेमेंट कर दो। अच्छा यूपीआई का तो ऑटो पे हो गया। इसके अंदर भारत बिल पेमेंट सिस्टम इज अ रिजर्व बैंक इंडिया कॉन्सेप्चुलाइज्ड सिस्टम ड्रिवन बाय एनपीसीआई। सेम एनपीसीआई ने बनाया। इट इज वन स्टॉप इकोसिस्टम फॉर पेमेंट ऑफ बिल प्रोवाइडिंग एन इंटरऑपरेबल and accessible anytime anywhere bill payment system to all customer across India with certainty, reliability and safety of transaction। फालतू की बात लिखी हुई है, ठीक है ना। भारत बिल पेमेंट सिस्टम को आप अलग अलग तरीके से एक्सेस कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल वॉलेट्स, एटीएम, बैंक ब्रांच एजेंट, यहाँ से जाके आप पेमेंट करवा सकते हैं, ठीक है ना। यूपीआई के थ्रू भी आप ये वाले पेमेंट्स कर सकते हैं। एक और आपका क्या कहते हैं पेमेंट सिस्टम आया, वो है *99#। अब ये यूएसएसडी अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा कुछ साइंस की टर्म है, जिसके यूज करके आप क्या कहते हैं पेमेंट वगैरह कर सकते हैं। इसमें आप अगर ये *99# डालेंगे तो ये क्या कहते हैं आपको आ जाएगा, लिस्ट आ जाएगी बैंकिंग की सर्विसेज की, तो उसको यूज करके आप क्या कहते हैं पेमेंट्स वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। पढ़ते क्या लिखा, *99# services has been launched to undertaking banking services to every common man across the country। बैंकिंग कस्टमर कैन अवेल द सर्विस बाय डायलिंग, इसको डायल करेंगे *99# ऑन देयर मोबाइल फोन एंड ट्रांजेक्ट थ्रू एन इंटरएक्टिव मेन्यू। एक मेन्यू आ जाएगा मोबाइल स्क्रीन पे जिसके थ्रू आप ट्रांजेक्शन वगैरह कर सकते हैं ना कि क्या करना क्या नहीं करना। बट इसके अंदर भी आपकी
लिमिट लगा रखी है डेली ट्रांसफर की, जो कि है 5000 रुपीज, 5000 रुपीज। ठीक है ना, मैक्सिमम फंड ट्रांसफर लिमिट यूजिंग इतना 5000 रुपीज इन अ सिंगल ट्रांजेक्शन। ओके जी, आपके पास डाटा कनेक्टिविटी नहीं है तभी भी चल जाएगा ना, डाटा कनेक्टिविटी, इंटरनेट कनेक्टिविटी होना जरूरी नहीं है, आपके मोबाइल का कनेक्शन है तो उससे भी काम चल जाएगा। ठीक है ना, मोबाइल का कनेक्शन मतलब मोबाइल के जो टावर आते हैं ना, समझ गए ना बात, फोन करते हो तो उसमें थोड़ा डेटा चाहिए आपको। चलो, हमने ढेर सारे पेमेंट सिस्टम को पढ़ा, इसके रेलिवेंस को समझा कि भाई क्यों इंपॉर्टेंट है, एक क्या कहते हैं इकोनॉमी में इसका। अब हम पढ़ेंगे पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट, उसके स्पेसिफिक रेगुलेशन है। अगर ये पेमेंट सिस्टम के पार्टिसिपेंट्स अगर कुछ गलत करते हैं तो क्या क्या प्रोविजंस है, कब कब उनको जेल जाना पड़ेगा, कब कब उनके ऊपर मॉनेटरी पेनल्टी लगेगी, कितने टाइम्स पेनल्टी लगेगी, पेमेंट सिस्टम वर्क कैसे करेगा, वो सारी बातें हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। इस सेशन को हम यहीं पे रोकते हैं। ओके टाटा, बाय बाय।